एंड आई एम लाइव। और थोड़ा सा कैमरा हमारे साहब आप थोड़े बदले बदले से नज़र आ रहे हो, क्या करें भैया, समय मिलता नहीं है। बार बार भैया के पास पहुँचे तो बार बार भैया ने हर तरफ से छील दिया है ना, उनका क्या जा रहा है। नहीं आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हिस्ट्री के अंदर महाजनपद पीरियड की, पहले वाले जो क्लासेस होती थी उनसे थोड़ा सा बदलाव रहेगा। बदलाव का कारण ये है कि आपको 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस और जुड़ गए हैं जहां आपका फोकस एरिया होना चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आपको जुड़ा है, मुझे नया चश्मा बनवाना पड़ेगा, छोटा सा इतना सा पढ़ने का। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपका AIKT, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो है इंडियन कल्चर। अब ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इसकी वजह से थोड़ा फोकस एरिया हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। वाई महाजनपद, और रमीन भाई जो लोग पहली बार देख रहे हैं या पूरा नहीं देख पाते हैं और इच्छा होती है कि हम बाद में देख लें, तो उन लोगों से निवेदन है कि वो हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप के अंदर 1999 रुपीज़ वाला प्लान है जिसके अंदर अभी उपलब्ध हैं वीडियोस। ये वीडियोस के अंदर से मेन्स हट रही है, सो फ्री का सेट तो रहेगा उसके ऊपर, सो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्री और मेंस की सारी वीडियोस वहाँ उपलब्ध होती हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट महाजनपद, कि महाजनपद के अंदर असल में चेंज क्या होता है। हिस्ट्री के अंदर जो माइल स्टोन होते हैं, माइल स्टोन मैं उन्हें मार्कर कहता हूँ। माइल स्टोन कहना उचित नहीं लगता मुझे, माइल तो माइल होता है बट फिर भी बोला जाता है एज अ रेफरेंस, में से मार्कर बोलता हूँ। मार्कर का मतलब है कि पुराने में से क्या चीज़ बदल गई। सो महाजनपद में जो सबसे बड़ा चेंज मिलता है, अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे नोट्स में उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ में पहले मैंने जो कंपैरेटिव नोट्स बनाए हुए थे वो शॉर्ट में थे बिकॉज उनका दायरा अलग था। अब दायरा बढ़ चुका है तो मुझे फैलाना पड़ रहा है, रेफरेंसेस डालना पड़ रहे हैं। मैंने इसको इस तरह से बनाया कि मेंस के अंदर भी आपको काम आएंगे नोट्स। सो जब हम महाजनपद की बात करते हैं, सो व्हाट इज़ द चेंज अर्ली वैदिक या लेटर वैदिक से, इसमें चेंज कहाँ है। पहला आएगा चेंजेस, उसका मार्कअप करना है आपको पहला। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर कल्चर्स या संस्कृतियाँ इसी भारतवर्ष के अंदर अलग अलग थी। ये मत समझना कि एक जैसा कल्चर पूरे भारतवर्ष में चल रहा था। ये अगर आपने सोचा तो आप महाजनपद का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे कि महाजनपद से ही मगध निकलता है, ऐसा तो है नहीं। मगध सुप्रीमसी है ना, लास्ट में आते आते मगध अकेला बचता है मेजर स्टेट्स में से, बाकी सारे महाजनपद खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 4 बचते हैं बुद्ध के काल तक, 16 महाजनपद। बाकी कितने सारे जनपद थे वो हमें नहीं पता क्योंकि उसकी लिस्ट नहीं है। क्यों मैं जनपद पे फोकस किया हूँ, क्योंकि आपको रिपब्लिक पढ़ना है AIKT के अंदर, इसलिए यहाँ नज़रिया बदला हुआ है। ये मान के चलना है कि यहाँ से सवाल बनेगा। रिपब्लिक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, महाजनपद में ओरिजिन, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैंने आपको पहला कंसेप्ट क्या दिया महाजनपद के अंदर, जो ध्यान रखने वाली बात है दैट इज़ पूरे भारतवर्ष के अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद थीं, इसलिए इस काल के अंदर कभी भी ये नहीं कह सकते कि 100% ऐसा था। कुछ इलाके थे जहाँ वैदिक डोमिनेंस था, कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ वैदिक प्लस ट्रेडिशनल दूसरे नॉलेज था। अब क्या हुआ, जहाँ वैदिक सोसाइटी के लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ वैदिक कल्चर चलता था, खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही हम गंगा प्लेन्स में आने लगते हैं तो वहाँ पर वैदिक प्लस चौथा वेद का काम चालू हो जाता है, लेटर वैदिक के बाद वाला काम। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर, विदेशी गुड मॉर्निंग, बाकी जगहों के ऊपर अलग अलग संस्कृतियाँ चल रही थी। ये चीज़ अगर तुमने क्लियर कर ली अपने दिमाग में तो तुम जीत जाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम उसको रटते रहेंगे हमेशा। सो सबसे पहली चीज़, महाजनपद पीरियड किसे बोला गया है, तो रफली अराउंड 600 BC से 324 BC यानी मौर्य काल से पहले का काल महाजनपद पीरियड कहलाता है। अब यही पीरियड के अंदर मगध भी शामिल हो जाता है। क्या कंसेप्ट है इसमें? जो किताबें हैं उसके अंदर मगध डायरेक्ट लिखते हैं, वो मगध की डायनास्टी डायरेक्ट लिखती हैं। वो कारण ये है कि जो नोट्स कॉपी पेस्ट हुए हैं पुराने समय में वो यूपी बिहार की तरफ से चल रहे हैं,
तो वहाँ कल्चर डीप जाता है, तो वो हमेशा इंक्लूड कर दिया उन्होंने। मेरा अगर मैं मध्य प्रदेश के हिसाब से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा तो मगध के भी पहले का राज्य, पहले का, हाँ, चेदी था। अब मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास ली थी लेटर वैदिक की, उस सेशन के अंदर मैंने आप लोगों से बोला था कि इसको ध्यान में रखना, जो दशराजन वॉर हुई है, दशराजन युद्ध है, उस दशराजन युद्ध के बाद में लोग किधर किधर जाके मूव किए। और मैंने एक होमवर्क दिया था कि महाजनपद का तो मैप मेरे नोट्स में है, लेकिन महाजनपद के पहले वाली जो डायनास्टी दशराजन वॉर से निकलती है, वो मैप आपको बनाना था। मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, एक कॉपी रखना चाहिए होमवर्क दिया वैसे, आप देखिएगा उसको, वो होमवर्क है उपलब्ध वहाँ। सो कंसेप्ट क्या है, महाजनपद पीरियड कहाँ तक, मौर्यन तक, ठीक है। अगली चीज़ आती है यहाँ पर कि इसके अंदर इसका पहला फीचर है, इट वाज द एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन का फेज हमको मिलता है हड़प्पा में। अब हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, नगरीकरण का फेज मिलना चालू होता है फिर से सेकेंड स्टेज के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाला काम नहीं है। किस तरह से हुआ, एक जगह लोकल थी, उसके आसपास उसको सपोर्ट करने वाले गाँव थे जो कुछ खास काम करते थे, उन्हें हम कहते हैं व्यापारिक गाँव। वो आएगा हमारा आगे चल के, मैं उसको पढ़ाऊँगा अभी। तो जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती गई, वो व्यापारिक गाँव उसके अंदर समाते चले गए, फिर बढ़ती चली गई, वो समाते चले गए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको इंदौर से लेकर देता हूँ। इंदौर में दो स्थान है जिन्हें कहते हैं ग्वालटोली। एक है बड़ी ग्वालटोली, एक है छोटी ग्वालटोली। व्हाट इज ग्वालटोली, जहाँ ग्वालियर रहा करते होंगे पुराने समय के, ठीक है। अगर आप पुराना इंदौर देखेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पुराना इंदौर है वो है जूनी इंदौर। उसका नाम ही जूनी, जूनी मतलब होता है इंदौर में जूना, पुराना, जूना इस पुराना, तो जूनी इंदौर। अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे तो जो गांव थे, उन गांवों के नाम पर इलाके पड़े हुए हैं। जैसे हम लोग आज पलासिया क्षेत्र के अंदर हैं या खजराना क्षेत्र के कस्बे लगते हैं, एक्चुअली ये खजराना लग जाता है, तो खजराना गाँव है, लेकिन वो कहाँ आ गया, शहर की सीमा में। तो शहर फैलता चला जाता है और अपने अंदर उन चीज़ों को समा लेता है। तो अगर आप मार्क करोगे तो हिंदुस्तान का जो मॉडर्न ट्रेडिशन है वो उसी हिसाब से चल रहा है जो इस महाजनपद से ओरिजिन हुआ है। सराफा, एक रात का सराफा है इंदौर का, एक दिन का सराफा है। दिन के सराफे के अंदर वहाँ पर कॉपी किताब मिलती है, सोना चांदी है, ज्वेलरी, रात को खाना पीना चटोरा, ठीक है। तो सराफा क्या है, एक एरिया है जहाँ पे एक चीज़ मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा नहीं, दूसरी दुकानें भी होती है लेकिन मेजॉरिटी उसकी होती है। क्लॉथ मार्केट, आ रहा है बात समझ में? हाँ, हो सकता है बिल्कुल, जूनागढ़ मतलब पुरानागढ़ आप कह सकते हो इंदौरी भाषा के अंदर। सो कंसेप्ट क्या हो गया कि जैसे जैसे दायरे फैलते चले गए तो जो लोग एक ही जगह पर रहकर ख़ास काम किया करते थे उनके नाम पे वो इलाका हो गया, वो शहरों के अंदर आ गया। तो जब ये शहर बढ़ना चालू हुए तो दैट वाज द सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। लेटर वैदिक पीरियड इसी टाइम पर है। लेटर वैदिक पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, ये नहीं समझना कि कैंची से काटा है, कपड़ा नहीं सिल रहा है, ये फ्लूइड है। तो कुछ इलाकों के अंदर लेटर पीरियड, वैदिक पीरियड, स्थान यानी टेम्पोरल और स्पेशल डायमेंशन दोनों चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए हमारे। किस स्पेस में, स्पेस यानी किस जगह पर कौन सा कल्चर हावी था। अब इसी हावी होने के कल्चर पर जो सबसे बड़ा चेंज हम देखेंगे, जो आज का सेशन नहीं है, वो आज मेरा सिर्फ सामाजिक व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था है जिसको हम बाद में देखेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे बड़ा सिस्टम हमें यहाँ मिलना चालू होता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो शिफ्ट है। अगला सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमको देखने को मिलता है वो है लोगों का ऑक्यूपेशन बदलना, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन शिफ्ट हो गया। पहले पास्टोरल थे, थोड़ा बहुत सेटलमेंट होना चालू हुआ लेटर वैदिक के अंदर, अब परमानेंट सेटलमेंट हुआ। परमानेंट सेटलमेंट हुआ तो क्या चीज़ ग्रोथ करी, नोट्स में नहीं, फिर से एक और चीज़ बता रहा हूँ, नोट्स में है लेकिन वो डायरेक्ट इस पॉइंट से नहीं जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड चीज़ मतलब अगली चीज़ जो है कि क्यों ये लोग डेवलप कर पाए, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव हुई, इकोनॉमिक इम्प्रूव। इकोनॉमिक कैसे इम्प्रूव हुई, पहले की इकोनॉमी अर्ली वैदिक पीरियड की जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास हम उसकी बात करते हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि आर्यन अकेले आए थे, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उस समाज में सिर्फ और सिर्फ आर्यन रहते थे, ओ ये भी नहीं है। मतलब तो कौन लोग और रहते थे, पुरानी ट्राइब्स रहा करती, ऐसे लोग थे जो पहले फर्स्ट फेज में आ गए, इंटर मैरिजेस हो गई एंड दे गॉट मिक्स्ड रेसेस थी। तो ये सारे लोग थे अलग अलग जगह पे। तो हमारे पास उसके पहले का एविडेंस क्यों नहीं, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इट वॉज अ ब्लैंक स्पेस, फिल इन द ब्लैंक,
उसमें हमने लिख दिया आर्यन। नहीं सर, नहीं मैडम, ये नहीं है। इट इज़, वहाँ लोग ऑलरेडी रहा करते थे। अब अर्बनाइजेशन क्यों होगा? बिकॉज आर्यंस को मेटलर्जी का ज्ञान था। दे वर हैविंग नॉलेज ऑफ मेटलर्जी, स्पेशली आयरन। अब बात ये होती है कि आयरन का ज्ञान अगर हम ट्राइबल कल्चर को ऑब्जर्व करेंगे बाद में तो कन्फ्लिक्टिंग थॉट आएगा। और हमारे यहाँ की एक ट्राइब है जो आयरन को सालों से करती है, इंक्लूडिंग महाभारत पीरियड के अंदर भी उनका रोल बताया जाता है। ठीक है, अगरियास। सो जब आप उसको कन्फ्लिक्ट में देखते हो तो वो बात अलग होती है, लेकिन हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। अब ये लोग किधर से फैलना चालू कर रहे हैं? अफगानिस्तान एंटर हुए, पंजाब नॉर्थ वाला बेल्ट, यूपी एंटर हुए, बिहार तक पहुंच गए। बिहार की बॉर्डर एरियाज में झारखंड है, ये लोग पहुंच गए राजस्थान में। पुरानी एक माइन मैंने आपको याद दिलाई थी और रटवाई थी, खेतरी। खेतरी माइंस कॉपर की माइंस है जो हड़प्पा को कॉपर सप्लाई करते थे, टिन भी मिलता है। तो ये माइंस पुरानी थी और झारखंड वाला बेल्ट, बिहार वाला बेल्ट में आयरन बड़े आराम से मिलता था। आयरन के साथ ही साथ यहाँ कोयले की भी माइंस है, तो दोनों चीज़ें मिलती थी। तो आर्यन ग्रुप को, जिसको इसका नॉलेज था, जब अर्ली वैदिक है दे वर नॉट यूजिंग आयरन, लेटर वैदिक में दे वर हैविंग नॉलेज बट दे वर नॉट यूजिंग मोस्टली कि हम आयरन यूज करें। आयरन अब आ रहा है। तो अब आपके पास, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है यहाँ लोहा है, आपको पता है यहाँ कोयला है, आपको पता है यहाँ जंगल है, आपको पता है इस जंगल के नीचे बहुत अच्छी एलुवियल सॉइल है, मिट्टी बहुत अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा है जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दिमाग है, नॉलेज भी है। अब इस नॉलेज का सही उपयोग करा गया। एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का उपयोग करते हुए इन लोगों ने लोहा निकाला, लोहा निकाल के उससे औजार बनाए। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कुत्ता बिल्ली जाएंगे, भालू, आदमी। तो एक नया ग्रुप कल्टीवेट हुआ, लेबरर्स क्लास का। लेबर चाहिए, फिर लोहा निकाल के लेकर आए, किसको दिया? जो लोग लोहे का काम करते थे। नाउ यहाँ पर नॉलेज बिकेम द रिपोजिटरी। जैसे अभी वर्तमान में नॉलेज इज द की। नॉलेज का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट फ्री में कुछ दे रही है तो आपका डाटा बड़े आराम से हैक कर सकती है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी एक वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो के अंदर इट वाज अ स्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग। जो लोग लोन लेते हैं ऑनलाइन में, बोले वो कैसे क्या होता है, आप कैसे वसूली करते हो? बोले जब सामने वाला देता नहीं है तो उसकी पूरी हमारे पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट होती है। जब आप उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो आपकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉपी कर देता है। और फिर बोले वो बंदे ने फ़ोन भी बदल दिया, सबने थोड़ी बदला है। तो हम उसके परिवार को फ़ोन लगा के उसको तपाते हैं, उनको सुनाते हैं, तो शर्मा शर्मी में वो पेमेंट कर देते हैं। ये तरीका है। व्हाट इज़ दिस? नॉलेज चुराया गया है, लेकिन आप परमिशन तो देते हो। एप्लीकेशन को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपने परमिशन दे दी, मतलब आपकी प्राइवेसी गई। इट्स वेरी सिंपल। आज की तारीख में आपकी प्राइवेसी नहीं है। तो उस समय पर नॉलेज को बचाने के लिए मैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको इस टाइम पीरियड पर चेंजेस समझ में आने लग जाएं और जो कल्चर यहाँ इवॉल्व हुआ है वो समझ जाए। वैदिक सोसाइटी वॉज अ रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी, एक धर्म के आधार पर बनी हुई सोसाइटी थी, जिसके अंदर लेटर वैदिक में सिर्फ एक वेद है जो एक्सटेंड करता है, लेकिन इसके पश्चात जितना भी काम हो रहा है वो मर्जर वाला काम हो रहा है। मर्ज हो रहे हैं, थॉट्स मर्ज हो रहे हैं, नई संस्कृति बन रही है, कुछ लेकर कुछ देकर। संस्कृति, कल्चर हमेशा इंटरेक्शन के ऊपर होता है। कंसेप्ट है यहाँ पर, ये चीज़ थोड़ी समझना ज़रूरी है। सो मेरे पास लोहा निकालने वाले थे, लोहे को गलाने वाले थे, लोहे से औजार बनाने वाले थे। ये जो लोहे से औजार बनाने वाले थे, इन्होंने अपना सामान, अपना आइडिया अपने बच्चे को ही देना पसंद किया। पुत्र मोह आ गया। प्राइमोजेनिचर सोसाइटी थी कि मैं हूँ, मेरे बाद मेरा पुत्र जो है वो ये काम करेगा। यहाँ से धीरे धीरे जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वैसे भी वो 10वें मंडल में है, शेपक में है, बाद में लिखा गया है। तो ये बोलता है कि फिर कास्ट सिस्टम पहले वाला क्या था? फ्लूइड था। तो किसी और ने नहीं किया, किसी और ने नहीं करा, किसी ने नियम नहीं बनाया कि तू तेरी जाति से हिलेगा नहीं। हमने, अगर मैं उस समय का बड़ा दिमाग लगाने वाला लोहार हूँ और मेरा बड़ा तगड़ा पुत्र मोह है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने पुत्र को वो ज्ञान सिखाऊंगा, और जब मैं वो अपने पुत्र को ज्ञान सिखाऊंगा तो वो अपने पुत्र को सिखाएगा।
ज्ञान की रक्षा करते करते ये हो गया कि वो हेरिडिटी बन गया और फिर काम इज इक्वल्स टू हेरिडिटी हो गया। इट इज़ अ ट्रांजिशन। आप ये समझें कि बदलाव एक झटके में नहीं हुआ, ये कोई वोट डाल के सरकार बदलने वाला काम नहीं था। ये कंटिन्यूएशन में धीरे 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 चेंज आ रहे थे। तो क्या हुआ? अब मैंने लोहा बनाया, क्या काम करोगे लोहे का? हाँ, टूल्स बनाएंगे। तो कौन सा टूल बनाएंगे? आप कुल्हाड़ी बनाएंगे, है ना? और कुल्हाड़ी का जो दस्ता होगा वो लकड़ी से लगाएंगे, हैंडल। और जंगल उस कुल्हाड़ी से बड़ा प्रेम करेगा क्योंकि उसमें लकड़ी जुड़ी हुई है जो उसके जैसी है। ये बहुत खतरनाक कोट है राजनीति के ऊपर। ये बहुत खतरनाक कोट मैंने कहा है इस समय कि हम लोग जिन लोगों को अपना समझते हैं वो कुल्हाड़ी के साथ चलते हैं और कुल्हाड़ी आपको ही काटती है। ये राज व्यवस्था के ऊपर एक कटाक्ष है, बहुत बड़ा कटाक्ष है। हम जिसे अपना समझते हैं वो आपका अपना नहीं होता। तो जंगल काटे, अब जंगल काट लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको खेती करना है, तो हल बनना चालू हुए। तो याद करिए मैंने आपसे बोला था कि 24 बैल यानी 12 बैल जोड़ी से हल खींचा जाता था। लोहे का हल बनाने लग गए थे लीटर वैदिक में। महाजनपद में भी वही था। अब यह था कि ज़मीन को फाड़ा जाने लगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? लेबर। राजा खुद नहीं चाहिए, सारी ज़मीन अब राजा की हो जाएगी। मैं अभी एक एक पॉइंट लेकर आपको बता दूंगा कि सिर्फ एक फ्लो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या हुआ? खेती हर बनने लग गए। अगर हल है तो क्या पूरा लोहे का होगा? उसमें लकड़ी का भी काम है, बैलगाड़ी का काम। तो गाड़ी बनाने वाले, तो गाड़ी बनाने वाले कारपेंटर, उनके टूल्स बनाएगा लोहार। कारपेंटर भी गुप्त रखेगा अपनी कला को। और यही वजह रही कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जो हमारा ज्ञान था, जहाँ हम लोहे को प्रिजर्व कर लेते थे, जिसका एविडेंस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, धार में कमाल मौला मॉस्क के अंदर मौजूद है। एक टुकड़ा आपका म्यूजियम में रखा है जिसपे जंग नहीं लगता। ये चला गया ना ज्ञान, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज्ञान सिखाने वाली यूनिवर्सिटी नहीं थी कि सबको सिखाया जाए। तो राजे रजवाड़ों के बच्चे तो जा रहे थे भैया आश्रम में, बाकी लोग भी अपना ज्ञान बचा के रख रहे थे कि अगर हमने तुम्हें ज्ञान दे दिया तो तुम किसी दूसरे को दे दोगे, हमको तुम मार डालोगे, हमारी वैल्यू क्या रही? तो उस टाइम पर ये गिल्ड में चलते थे, GUILD, गिल्ड यानी व्यापारिक संगठन, और ये पावरफुल होते थे। इनके अपने नियम होते थे, अपने कायदे कानून होते थे, जिसके अंदर ये अपना काम बचा के रखते थे। इसी तरह से कुम्हार। अब एक चीज़ मुझे सिंपल समझाइए, हड़प्पा काल के अंदर हमें एक जैसी ईंटें मिलती हैं, इसी तरह से हमें वैदिक पीरियड के अंदर स्पेशल पॉटरी मिलती है थ्रू आउट बहुत बड़े एरिया में। इसका अर्थ ये थोड़ी था कि रिलायंस की एक फैक्ट्री थी जो मैन्युफैक्चर कर रही थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान दिया जाता था जिनको, वो एक ही तरह का ज्ञान था। तो अगर हमें मिल रहा है PGW कल्चर या हमें मिल रहा है NBPW कल्चर, तो वो एक जैसा कल्चर क्यों है? क्योंकि वो उस तरह का ज्ञान फैला हुआ था। सो नॉलेज का इंसेमिनेशन और नॉलेज का डिस्पर्जल। अब वो एक बंदा है, उसके 4 बच्चे, चारों को उसने ज्ञान सिखा दिया, 4 में से 2 छोड़ के चले गए उसको कि बाबा मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे तो मटके बेच नहीं पा रहे हो। बोले ठीक है, तो उस गाँव में बेच लो। एंड इट स्प्रेड आउट, जहाँ धंधा मिलेगा आप वहाँ जाओगे। हमारा बार्बर है आज थोड़ा सा अपनी व्यथा करने लगा, तो बोलने लगा कि बोले भैया मुझे आगे से 7 बरस हुए हैं, हम रहने वाले तो उस गाँव के हैं, बट 7 बरस से यहाँ बाल काट रहे हैं आके। तो ये क्या है? माइग्रेशन। तो माइग्रेशन उस समय भी था। क्यों था? क्योंकि रोजी रोटी कहाँ मिल रही है, आप वहाँ जाओगे। अब शहर में आ गए, आप किसी काम से आए थे, रोजी रोटी की तलाश में आए थे, आपको काम मिल रहा था। फिर जब शिफ्ट होगा, जब काम बंद हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप दूसरे काम करना चालू करोगे। तो लेबर फोर्स मिलना चालू होगी, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है मैनुअल वर्क के अंदर। श्रमिक इस समय आपके पास बहुत उपलब्ध है, पावर नहीं है उनके पास। अगला काम क्या होगा कि इससे खेती होगी, खेती होगी तो अनाज उगेगा। किसी इलाके के अंदर अनाज की कमी होगी तो व्यापारी बोलेगा मैं वहाँ का अनाज इधर लेके जाऊँ। टर्शियरी सेक्टर की लाइंस चालू होंगी, रोड्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट बनेगा। आप यहाँ ये चीज़ें इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाजनपद एक पॉलिटिकल सिस्टम को इवॉल्व करता है और यहाँ हमें स्टेट दिखना चालू होता है, राज्य, राष्ट्र नहीं। वैदिक पीपल नेशन था, राष्ट्र था उनका, लेकिन अब हमें राज्य दिखना चालू होता है। तो राज्य चलेगा कैसे? तो आगे जाके उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और राज्य व्यवस्था चालू हो जाएगी और हमें किताब मिलेगी अर्थशास्त्र।
कंसेप्ट समझिएगा, एक फ्लो समझिएगा, फिर आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है हमको। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो आड़े तिरछे आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, जिसे टिल्ट मार रहा है पेपर, वो आपको तकलीफ दे सकता है। कंसेप्ट यहाँ तक आपके क्लियर हो गए? आगे बढ़ूँ अब मैं। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग 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 ऑक्यूपेशन चालू हो गए। कुछ लोग यहाँ स्लेवरी की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं स्लेवरी नहीं है। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ हम बात नहीं करते, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि टेम्पोरल, तो आप समझ गए कि मौर्य काल से पहले का है, क्योंकि मौर्यन बहुत बड़े एरिया में फैल जाएंगे। तो दिस इंक्लूड मगध, दिस इंक्लूड मगध, महाजनपद पीरियड इंक्लूड्स मगध पीरियड ऑल्सो। तो सिर्फ मगध को नहीं पढ़ना, महाजनपद को अलग करके नहीं पढ़ना है आपको। अगला हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रमुख भाषा थी दैट वाज संस्कृत, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। वहां से अब धीरे 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 आप किन लोगों के साथ बात कर रहे हो? दूसरे लोग जो अनार्य हैं। आप सोच के देखिएगा, सिंथेसिस समझ के देखिएगा कि किस तरह से अगर आप पानी के गिलास के अंदर एक नीली रंग की या नीली स्याही की ड्रॉप टपकाओगे तो वो धीरे 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 फैलेगी, वो डाइल्यूट हो जाएगी। उसी तरह से जो वैदिक कल्चर था, जो अपने कंसंट्रेटेड स्वरूप के अंदर अर्ली वैदिक काल में था, पूर्व वैदिक काल, वो बाद में डाइल्यूट हो गया, लेकिन फैल गया। अब फैलने का काम कौन करता था? फैलाने का काम कौन करता था? जिनके पास ज्ञान होता था। ज्ञान किसके पास होता था? ब्राह्मणों के पास। तो ब्राह्मण लोग फैल जाते थे, फैलते रहे, ज्ञान दूसरी जगह पे पहुंचता रहा, लेकिन वो ज्ञान लेकर गए, दे वर टॉकिंग इन संस्कृत। तो कहा जाता है कि संस्कृत बिकेम द लैंग्वेज ऑफ ब्राह्मण्स। कंसेप्ट अब समझ में आ गया? यू हैव टू नो द फ्लो, कि कहां से हम शुरू करके किस तरफ जाते हैं, तो हमारा फ्लो कैसा होता है। Why Sanskrit became a language of Brahmins? Because they were the people, they were the repository of knowledge. उनके पास ज्ञान का भंडार था। और आश्रम व्यवस्था के अंदर जब संन्यास था तो संन्यास ब्राह्मण के लिए था, वानप्रस्थ भी था तो ज्ञान को बांटने के लिए था, वो सामाजिक व्यवस्था थी। अब ये ज्ञान जब दिया जाने लगा तो संस्कृत में आप कितने लोगों को सिखा दोगे? आई बात समझ में? तो यहाँ दूसरी लोकल लैंग्वेजेस थी। अब ये अगली चीज और समझिएगा, अगली चीज एक और समझिएगा। प्राकृत वॉज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखिएगा। प्राकृत के अंदर वेरिएशन है, इट वॉज नॉट वन लैंग्वेज। सो प्राकृत जो रीजन्स में होती थी, रीजनल एरियाज के अंदर डेवलप्ड होती थी अलग अलग जगह पर, वो चलने लगी। क्यों चलने लगी? क्योंकि वो ऑलरेडी रह रहे थे वहां। ज्ञान लेकर कौन आया? शाबाश, आर्य तो चल रहे हैं ना, लेकिन मूव कौन कर रहा है? ब्राह्मण्स कर रहे हैं। नॉलेज लेकर कौन मूव कर रहा है? अकेले तो नहीं जा रहे होंगे, उनके साथ दूसरे आर्य भी जा रहे होंगे। तो छोटे 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 एरियाज के अंदर, अब जहाँ, अब ये क्या रूरल एरिया में जाके बैठेंगे? नहीं, ये उस क्षेत्र में जाके बैठेंगे जहाँ लोग ज्यादा आते हैं। इनका काम था कि हमें हमारे धर्म को फैलाना है, सही चीज बताना है लोगों को, वो उनका प्रमुख कार्य था। ठीक सही क्या है, गलत क्या है, कर्म कांड क्या है, ये फैलाना है, इसको बढ़ावा देना है। लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है। लेटर वैदिक महाजनपद में घुसता है, महाजनपद के ही अंदर उसका एक्सटेंशन मगध है, मगध का ही एक्सटेंशन मौर्य है। कंसेप्ट इतना फ्लूइड है। अगला क्या होता है यहाँ पर, जैसे पाली है तो पाली इज वन लैंग्वेज, पाली इज इक्वल टू प्राकृत। प्राकृत इज अ ग्रुप, मगधी, अर्धमागधी, ये सब ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, इसीलिए इसको एक साथ इकट्ठा करके प्राकृत बोल दिया जाता। तो वेस्ट के अंदर अलग लैंग्वेजेस डायलेक्ट चल रहे थे, साउथ में अलग लैंग्वेजेस डायलेक्ट चल रहे थे, तो जहां आप पहुंचे तो वो वहां की लैंग्वेज को प्राकृत कहा। तो प्राकृत और संस्कृत का टसन चालू हुआ। ब्राह्मण अपनी सुप्रीमेसी बता रहा है, वो कहाँ बैठा है? शहर में। क्या लेकर बैठा है? नॉलेज। नॉलेज की वजह से सब उसके पास आ रहे हैं। आप ये सोच के देखिए, हमने बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। आपको, हम सिर्फ क्रिटिसिज्म देखते हैं, है ना। मैं आप लोगों के ना जितने भी वो है मैसेजेस, उसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि इस समय मेरा फ्लो चल रहा है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब फ्लो। हाँ, ये लोग ऊपर नीचे कर देते, बिगाड़ देते। आई वाज टॉकिंग अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म, कि वो शुरू कैसे हो रही है। अब एक ग्रुप आया आर्यों का, वो अपने साथ कुछ ब्राह्मण लेकर आए, कुछ क्षत्रिय लेकर आए, कुछ वैश्य लेकर आए, अपना कल्चर लेकर आए, अपनी संस्कृति लेकर आए। कौन सी संस्कृति? जो 1200, 1500, 2000 साल से रिफाइन हो रही है, जिसके अंदर पहला ऋग्वेद है, उसके बाद कैसे पढ़ना है, ओरल ट्रांसमिशन,
तो ये लोग तो अपने ओरल ट्रांसमिशन को कब से मास्टर किए हुए ना। इनके जितने ब्राह्मण हैं उन्होंने जिस जिस चीज को जितना समझा है उसका ज्ञान उनके पास पूरी तरह से है ना। अगला तीसरा वेद किस बारे में? फॉर्मूलेस कि कहाँ पे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इतने से होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये दिशा होनी चाहिए है। चौथे के अंदर इन लोगों ने उसी नॉलेज का एक्सटेंशन ले लिया और लोकल चीजों को जोड़ना चालू करी, तो मैजिकल प्रैक्टिसेस भी आ गए, वो बीमारियां आ गई जो पहले नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो पहले के ज्ञान में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? संहिता है ना। 4 संहिता कलेक्शन है, संहिता इस कलेक्शन। कौन लेकर बैठा है? अब संस्कृत की लिपि चालू हो गई, लिखना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया तो बुक फॉर्म में आने लगा। क्या आप दोगे उसको? अगर मैं ये दे दूंगा तो मुझे कोई पूछने नहीं आएगा। मैं कहाँ जाके बैठूंगा? जहाँ ऑलरेडी लोग ज़्यादा आते हैं। सेटलमेंट में कहाँ करूँगा? जहाँ पे लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरा ज्ञान, मेरे कॉन्टैक्ट्स ये देख रहा है कि मैं कहाँ कहाँ तक जुड़ा हुआ हूँ। आर्य जुड़े मित्तानी से। मित्तानी इराक में बैठे हैं, मेसोपोटामिया के उस कोने में, जो मेरे पास प्रूफ है, अभी रिसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का प्रूफ है। कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं? पर्शियन गल्फ के एंड पर। वहाँ से मैं यूरोप कनेक्ट कर सकता हूँ आराम से। मेरा कनेक्शन, मेरा ही कनेक्शन है। मैं आर्य ब्राह्मण बैठा हूँ, लास्ट गांव में बैठा हूँ, उसके आगे आगे कोई ब्राह्मण नहीं है। मैं मेरे साथ आर्यों को लेकर गया हूँ। अब मुझे पता चला यार यहाँ पर ये कपड़ा बड़ा अच्छा है। अब हमने उसका दिमाग लगाया। क्यों? इतना सारा ज्ञान हमारे पास है। तो ज्ञान लगाने के बाद हमने क्या करा? बोले इसको दूसरे वाले गांव में पहुंचाए, तीसरे वाले गांव में पहुंचाए, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। क्या आया उसके बदले? अब वो ये ऐसा पैसा नहीं था वहाँ, गांधी जी नहीं चलते थे उस समय। उस समय निष्का वाला काम था, तो सोने के टुकड़े, सोना मेरे पास आ गया। अब मैं उस सोने से क्या कर सकता? नॉलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू मनी। सो मैं आपको एक पॉजिटिव सेंस के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि जब हम उसको पूरी तरह से निगेटिव देखते हैं कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी तो बुद्धिज्म पनपा, सत्य है, सत्य है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ दिखती है? इसको समझिए। शुरुआत कैसे हो रही है कि भैया ज्ञान है, ज्ञान से पैसा है। हर चीज तलवार के जोर पे तो करी नहीं कि सिर्फ राजा लड़ाई करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। नो डाउट उनके पास पावर था, दे वर वॉरियर्स, घोड़े थे उनके पास, घोड़ों के ऊपर चलते थे वो लोग, दे वर हैविंग दैट नॉलेज ऑफ हॉर्सेस। इनिशियल फेज में हमारे यहाँ था नहीं था, घोड़े मिलते हैं, ऐसा नहीं घोड़े नहीं मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं हमारे। मैंने आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री के अंदर भी घोड़े का एविडेंस आपको बता दिया है। तो ये एक कंसेप्ट था। कहाँ जाके बैठोगे? जहाँ तुम्हारे पास सबसे पहला पुराने जितने भी रास्ते हैं उनको कवरेज दोगे। तो इस टाइम पीरियड में फर्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज द रोड्स। नेटवर्क कहाँ से आएगा? आप किस स्थान से नाव के जरिए चल सकते हो। जब नदी अपनी यूथफुल स्टेट में होती है, पहाड़ों से, प्लेटो से कूदती फूंदती चलती है, तब आप उसके अंदर नाव नहीं चला सकते। कब झरना आएगा, ट्यूम हो गया आप। नदी जब प्लेन्स में बहती है, मिडिल पीरियड एंड लास्ट पीरियड, मैच्योर और ओल्ड एज स्टेज, उसके अंदर आप चल सकते हो बड़े आराम से। हरिद्वार इज दैट पॉइंट जहां से गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। कौन सा लास्ट पॉइंट बना? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। कहाँ तक चले हम? तो कौन सा पहला संगम मिला मुझे? हरिद्वार सिर्फ एक संगम है, अभी पढ़ेंगे हम उसको। आगे चले तो फिर एक बड़ा सा संगम मिला, प्रयाग। तो प्रयाग को डेवलप होना था। अगला संगम जो मगध के अंदर डेवलप होना चालू होगा जात शत्रुदयन के टाइम के ऊपर, पटना, पाटलिपुत्र, सोनो। क्या जरूरत है? बिकॉज नदी से ये फाटा है। फाटा मतलब क्या होता है? रोड पे जा रहे हो, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, वहां पर आपको है ना दुकानें मिलेंगी। आज भी देख लेना, अगर किसी मेन रोड पे चल रहे हो तो जहाँ वो बहुत रेयर ऐसा होता है जंगल वंगल के अंदर जहाँ कोई नहीं हो, लेकिन हमेशा ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ रोड डाइवर्ट होते हैं वहाँ लोग होते हैं। ये कंसेप्ट है। आप इवॉल्व हो रहे हो, आप सेटल कर रहे हो। आपकी वेव जो पहले वहां से इधर एंटर हुई थी, अब वो इंडिया मेनलैंड के अंदर एंटर हो रही है, प्लेन्स के अंदर एंटर हो रही है। अब उनको ये पता है कि यहाँ पर हम लोग को भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ हमें बार बार चरागाह नहीं बदलनी पड़ेगी, हम खुद अपना चारा उगा सकते हैं। हमारे पास बेटर क्लाइमेट कंडीशंस आ गई, तो उस बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस का ये लोग पूरी तरह से उपयोग करने लगे। तो समझ रहे हो कि बुनियाद किस तरह से दिख रही है, और इसके बाद जितनी भी चीज़ें वो सब इसके बाद होगी। अब हमारे पास क्या हो जाता है? अब यहीं पर जो एक पॉइंट और है, इन लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा सोर्स हमको अशोका के एडिक्ट से मिलता है।
तो अशोका के एडिक्ट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, इसकी तो मेरी वीडियो अभी भी लाइव है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं अशोकन एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन करके, आप मज़ा आएगा वो देखने में। पर्सपेक्टिव हम खोलते हैं जो क्लास के अंदर, वो सबके लिए ओपन है इस बार। अलग अलग जगहों के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसके बाद में शुंगा पीरियड के इंस्क्रिप्शंस, भाषा बता रहे हैं, स्क्रिप्ट बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं हमको। इसके बाद में हमें सातवाहन राजाओं के एडिक्ट्स मिलते हैं केव्स के अंदर, जैसे अजंता हो गया, एलोरा हो गया, कार्ले है, बहुत सारी केव्स हैं जहां पर ये बाद में मिलता है। तो एक्सटेंशन है ये इन्हीं का। अब बात ये होती है कि ये जो सोसाइटी थी, इस सोसाइटी का कंपोजिशन कैसा था। कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिशन का मतलब है कि कौन कौन लोग इसके अंदर रहते थे। याद करिए वैदिक में क्या था, अर्ली वैदिक में क्या था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या था। अब हम उसका अगले एक्सटेंशन में, सो वर्ण और कास्ट सिस्टम परफेक्ट हो गया। क्यों हो गया? और अपनी सोसाइटी में रहना चाहते थे। भाई आज अगर मैं आपको चाइनीज़ बोलने वाले लोगों की ट्रेन में बिठा दूँ और आपको S1 में बिठाऊँ और एक दूसरा इंदौरी S12 में बैठा है, आप लोग S6 S7 के पास एक पेंट्री कार होती है, उसके अंदर आपका मेल जुलाप हो गया, अरे भैया कहाँ, अरे इंदौरी, आप किससे बात करोगे? उस चाइनीज़ से जिसकी चाइनीज़ आपको समझ में नहीं आती, या उस इंदौरी से जो ग्याओ, किससे बात करोगे? लैंग्वेज इज द कोर ऑफ कल्चर, जहाँ आप आराम से कन्वे कर सकते हो। वी आर सोशल एनिमल्स, हमारा सोशल इंटरेक्शन की बुनियाद लैंग्वेज से होती है, भाषा से होती है। सो दैट बिकेम, तो ब्राह्मण और क्षत्रियास लीडिंग क्लास हो गए। अब क्यों हो गए इसको समझिए। ब्राह्मण एसोसिएटेड विद क्षत्रिय, क्षत्रियास इसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वैश्य लोग शुरुआती समाज, इमेजिन करना आप जा रहे हो, अटैक हो सकता है, कौन बचाएगा? ठीक है, क्षत्रिय बचा रहा है, क्षत्रिय के साथ आप चल रहे हो, तो ब्राह्मण एंड क्षत्रियास इमर्ज्ड एज अ। फिर क्या हुआ? जमीन है, जमीन के ऊपर कब्जा करना है, कब्जा करना चालू करा कि लैंड चाहिए हमको, तो कौन करेगा? मतलब वो कहते हैं कि इसके पास ज़्यादा पावर होता है, लेकिन जब तलवार निकलती तो उसको भी कभी काट सकते। ये स्लो चलेगी, तलवार फास्ट चलेगी, तो तलवार चली, ऐसे कोई अपनी जगह तो नहीं छोड़ रहा, तो एक्सपांशन होना चालू हुआ। तो पुराने लोग मूव हुए, जो वहाँ सेटलर्स थे, नया सेटलमेंट आया, बचाने वाले की कुछ तो होगी वैल्यू। आज ईमानदारी से बोलूँ ना, आप डीसी बन जाओगे तो डीसी सिविल में रहेगा ना, उसको कोई पहचानेगा नहीं, किसी दूसरे गांव दूसरे शहर में कोई नहीं पहचानेगा। पुलिस की वर्दी में आप चलोगे, कहीं पे भी रहोगे, आपको पहचानेगी पब्लिक। ये है सबसे प्यारा एग्जाम्पल इसका। तो क्षत्रिय और ब्राह्मणा सुप्रीमेसी आ गई। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, और हिस्ट्री वहीं से लिखी जा रही है। लिखने वाले वही लोग हैं जिन लोगों को कॉन्कर किया जा रहा है, या जिन लोगों को मूव किया जा रहा है, या जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके पास एजुकेशन का सेट नहीं है, सो दे वर मूविंग आउट। ओके, ब्राह्मण्स हैविंग द सुपीरियर स्टेट्स एंड क्षत्रियास, क्षत्रियास को पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर खट्टियास भी बोला गया है। इन लोगों के पास लैंड की ओनरशिप आ गई, क्योंकि लैंड एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए लड़ना है, झगड़ना है। क्षेत्र आ गया उनके पास, क्षेत्र से ही बना है क्षत्रिय, छत्र, और इसी से बना है खेत। वहीं के अलग अलग टर्मिनोलॉजी, खेती करना है, तो ये कर क्या रहे थे? खेती तो कर रहे थे, जमीन क्यों चाहिए थी? सिक्योरिटी, किस बात की सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी। शाबाश, फूड सिक्योरिटी होगी तुम्हारे पास तो क्या होगा? तुम्हारी सोसाइटी ग्रो करेगी, हेल्थ सुधरेगी, न्यूट्रिशन लेवल सुधरेगा, डोमिनेंस आना चालू होगा। ओके, देन अगला है वैश्यास। इन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर वैसा बोला गया है, एंड दे वेर कंसिडर्ड एज सुपीरियर टू द शूद्रास, दैट इज शुद्धा एंड चंदाल। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया है। Who were lowest in hierarchy, तो हायरार्की अब कंक्रीट हो गई, जो चतुर्वर्ण है वो क्लियर कट दिखने लगे। अब आश्रम व्यवस्था किसके लिए? कौन सी सोसाइटी है? देखिए आपको दिख रही है हेट्रोजीनस, मगर आज की मॉडर्न सोसाइटी को देखिए, इंडिया के अंदर कुछ नियम कायदे कानून सबके लिए, कुछ राइट्स, कुछ नियम कायदे कानून विदेशियों के लिए भी हैं, लेकिन पर्सनल लॉज के अंदर हमारे धर्म के हिसाब से बंटवारे हैं, ट्राइबल लॉज अलग हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉज इसी हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है। सेंटिनेलीज आइलैंड कोई लॉ नहीं है उनके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, कोई सेशन कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं है, कोई यूपीएससी का बंदा वहाँ जाके पोस्टिंग नहीं पाता। दे वर हैविंग देयर ओन कल्चर एंड सोसाइटी इन दिस इंडिया ओनली। आज की वर्तमान में
इस चीज से कोरिलेशन निकाल के देखो कि एक वो समाज चल रहा है जो समाज आर्यंस का है, वो लिख पढ़ रहे हैं, वो किताबें पीछे छोड़ के जाएंगे, इंस्क्रिप्शन छोड़ के जाएंगे, वो हमारा हिस्ट्री का मटेरियल बनेगा। जिन लोगों को मूव आउट किया गया वो लिख नहीं रहे हैं, और जब भी आप मूव आउट करा रहे हो तो उसको अपना पराक्रम बता रहे हो आप। अगर जिसको भगाया गया उसकी नज़र से आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, वो क्या लिखेगा कि ये हमारे ऊपर आफत आई है, हमारे ऊपर विपदा आ गई। मूवमेंट हुआ जब हम ट्राइब्स को पढ़ते हैं, अभी मैंने 3 ट्राइब्स पढ़ाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दे प्रोबेबली भार ट्राइब के बारे में बात कर रहा था कि यूपी के क्षेत्र में रहा करते थे। भार ट्राइब फिर मूव होकर रीवा साइड में डेवलप हुई। रीवा क्यों आ गए, मैदान से पहाड़ में। क्लोजेस्ट पहाड़ कौन सा मिला आपको, विंध्याचल का स्टार्ट, अगर आप यूपी बेल्ट से आ रहे हो। सो सोच के देखो, कोरिलेशन करके देखो, तुम्हें सब चीजें आराम से क्लियर होती जाएंगी। अगला, इस टाइम पर हर एक क्लास की ड्यूटीज और फंक्शंस क्लियर हो गए थे, और खास तौर पे उन जगह पर क्लियर हो गए थे जिन जगहों के ऊपर मोनार्कियल स्टेट्स थे। लेकिन ये वाला सिस्टम, चतुर्वर्ण सिस्टम, वाज एब्सेंट इन जनपद। जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ स्टेट थे वहां ये एब्सेंट था, सुप्रीमेसी ऑफ क्षत्रियास। सो वहां से कंक्रीट होना चालू होता है कि तुम ये काम करोगे। क्यों, उसे अब स्टेट चलाना है। एक स्टेट को रेवेन्यू रेगुलरली चाहिए, एक स्टेट को अपनी सिक्योरिटी रेगुलरली चाहिए, एक स्टेट को अपनी तलवारें, ढालें, तीरें, सैनिक रेगुलरली चाहिए। उनको फीड करने के लिए अन्न चाहिए, पानी चाहिए, उसको चलाने के लिए रथ वगैरह चाहिए, कितना बड़ा अमला उसको चाहिए, वो कहां से आएगा। जनपद वॉज अ कलेक्शन। किस तरह से कलेक्शन था कि सबसे छोटा यूनिट क्या था हमारा, अभी लास्ट सेशन के अंदर जो हम AIKT पढ़ रहे थे उसमें बात की थी, क्या था, कुल, ठीक है। उसके ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विस, अलग 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 विस मिलकर जन, अलग अलग जन मिलकर महाजन। अब ये जो जनपद था ये इलेक्टेड बनता था, विधाता, समिति, सभा, रिवीजन नहीं हुआ हमारा। उसका काम था राजा को इलेक्ट करना। इलेक्ट करा तो मतलब क्या हुआ, वो रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक फॉर्म से रिपब्लिक बन गया। अब ये लोग जब थे तो ये लोग इकट्ठे हो जाते थे, ग्रुप ऑफ जनपद इकट्ठे हो गए तो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म में रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते थे। कुछ स्टेट के अंदर शिफ्ट हो गया, हेरिडिटी तोड़ आ गई और राजा बन गया मोनार्क। तो धीरे धीरे ये मोनार्कियल फॉर्म पूरे इंडिया में फैल जाएगा, शुरू में नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम आपका टोटल कनेक्टेड है, और इसीलिए मुझे पूरा मैटर बदलना पड़ रहा है कि किस तरह से मैं महाजनपद को डिलीवर करूं, बिकॉज AIKT का मेन सब्सटेंस यहीं से निकल रहा है। ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, क्वेश्चन वहां से बनेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऊपर वाले की तरफ से आपसे बनना चाहिए। ओके, अगली चीज यहाँ पे आ जाती है कि जो द्विज थे, द्विज पहली 3, ठीक है, यही लैंड ओनर्स थे। अद्विज वर्कर्स थे, क्लास डिफरेंस भी हो गया। अब ये जो द्विज थे यही तो आर्य थे, तो आर्य और अनार्य वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर भी आ गया। अगला चीज था वैश्य कम्युनिटी इस समय पर लैंडिंग मनी या मनी लेंडर्स बन जाते हैं, तो इनका क्रिटिसिज्म समाज में दूसरे लोगों की तरफ से किया गया। तो क्रिटिसिज्म यहाँ हमें मिलता है वैश्य समुदाय का कि वो लोग, सब पूरा वैश्य समुदाय तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे ज्यादा है, आप आए बोले इतना दूंगा। सो अर्ली मनी लेंडिंग फॉर्म स्टार्टेड दिस टाइम। देन यहाँ पर वृत्यास, ये मैंने लास्ट सेशन में ही लिया था, वृत्य किन्हें बोलते थे, वही टॉप क्लासेस, वृत्य और निषाद, ठीक है, ये लोग पहाड़ हुआ करते थे। अगला है वर्ण के अंदर क्या बदलाव कर सकते थे। अर्ली वैदिक के अंदर यस आप बड़े आराम से बदलाव कर सकते थे, लेटर के अंदर ठीक है बदल फिर भी सकते थे। अब थोड़ी सी रिजिडिटी आना चालू हो जाती है। इंटरमिंगलिंग, इंटर मैरिजेस, इंटर डाइनिंग, एक साथ खाना खाना, एक दूसरे के यहाँ विवाह करना और एक दूसरे के साथ उठना बैठना बंद होने लगा, और यहाँ से शुरुआत होती है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अ रूट कॉज ऑफ प्यूरिटी। अगर आप अपने आप को ये मान के चलेंगे किसी भी धारणा से, किसी भी बिलीफ सिस्टम से कि ये प्योर है, तो उसके साथ जब भी आप बोलोगे कि कोई चीज प्योर है तो कोई चीज इम्प्योर होगी, यानी आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो आप इम्प्योर से बचने की कोशिश करोगे। सो प्योरिटी वाले थॉट्स बहुत पावरफुल हो गए। क्यों? क्योंकि कर्मकांड सिंपल है। अब आपको लग कैसा रहा है कि हम हमारे समाज को देखते हुए उस समाज की भावना को देखते हैं।
आज ही के समाज को देख लीजिए, हम लोग इकट्ठे हैं तो एक नाम से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इकट्ठे हैं, बट हम अपनी अपनी डाइवर्सिटीज लेके चल रहे हैं। एक धर्म के अंदर कितनी सारी डाइवर्सिटी है, एक जाति के अंदर कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो वो वहां पे भी थी। वहां इनमें डिफरेंसेस ज्यादा थे, क्योंकि बाइंडिंग फैक्टर कौन होगा, तो राजा ने बाइंड कर दिया तो वो राजा बन गया, प्रजा का शासक बन गया, मोनार्कियल फॉर्म चालू हो जाएंगे। बेसिस बड़ा सिंपल था, वही कुल, ठीक है। कुल के अंदर कुटुंबिका एक बंदा होता था, ये हेड ऑफ फैमिली या मैन ऑफ प्रॉपर्टी होता था, यानी जो बंदा पहले पहुंचा है उस इलाके के अंदर, जिसने संपत्ति पे कब्जा कर दिया है, वो लैंड ओनर है। उसके बाद पैसा आएगा तो रिच लैंड ओनर होता था, कॉमर्स का भी काम करता था। देन यूजुअली ये जातक में आया है, और गृहपति कहलाता था मिडिल गंगा पीरियड में। तो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नाम होते थे। किनशिप, फैमिली टाइज, ठीक है, चल रहे थे, लेकिन अब आप कितनी दूर हो गए। पहले तो आप ही का ग्रुप था, एक गांव के अंदर 2-3 फैमिली पूरा गांव बन जाता था, या आप ही की फैमिली के गांव था। अब वो नहीं रहा ना, तो अब डिस्टेंस हो गया। अब आपको चचेरे के चचेरे के चचेरे के कचेरे के पचेरे के वो वाला काम नहीं बचा आपका। क्यों? क्योंकि अब आप आइसोलेट होते जा रहे हो, आप डिस्पर्स होते जा रहे हो। तो जो कंसंट्रेशन था आपका वो डिस्पर्स हो गया। नीलापन दिख रहा है पूरे के अंदर, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं। देन अगला था नाती या नाती गुलानी, इनको कहा जाता था एक्सटेंडेड किन ग्रुप्स। अरे वहां पर हमारे रिलेशंस हैं। फिर नातकाज, ये मदर की साइड और पिताजी के साइड के जो लोग हुआ करते थे उन्हें कहते थे नाता। नाते होते रिश्ते, नाते, तो नाते यहां से निकल रहे हैं। गामिनी एक प्रोफेशनल ग्रुप था। गामिनी एक प्रोफेशनल ग्रुप था जो किसी एक निगम के साथ एसोसिएट होता था। निगम क्या था? एक ऐसा सेटलमेंट था जिसके अंदर मार्केट फंक्शन था। अब आगे मेरे कहानी समझ में कि किसी एक इलाके के अंदर जाके आप बसे हो, बड़ा इलाका है, वो निगम था, उसके फंक्शंस थे। फंक्शन क्या थे? मार्केट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो वाला काम था। इसी को गामिनी को पहले ग्रामीणी बोलते थे, बाद में ये गामिनी बन गया। क्यों बन गया? संस्कृत प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत। वहाँ के लोग क्या संस्कृत का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? जैसे हम लोग अंग्रेजी माध्यम के, अंग्रेजी मीडियम के लोग हैं, कई शब्द हमसे नहीं निकलते, वाला काम है। इसी टाइम पर इक्वालिटी जो हुआ करती थी गांव में, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। अब यहीं पर पैसा या स्टेटस के सिंबल बढ़ना चालू हो गए। जब रिश्तेदारी नातेदारी खत्म होने लगेगी तो युद्ध भी होंगे। अब एकजुटता खत्म होने लग गई। प्लेसेस बहुत सारी हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो खास प्लेसेस हैं। यहाँ पूरे इंडिया का भी मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ, मुझे अगला सेशन एक और लेना, बाद में लूंगा उसको, जिसमें से एमपी के महाजनपद की बात होगी। सांची, सांची के अंदर हमको रेड वेयर मिलता है और ब्लैक एंड रेड वेयर मिलता है और ब्लैक स्लिप वेयर मिलता है। 3 अलग तरह के मटके मिल रहे हैं सांची से एक ही टाइम पीरियड पे। मतलब क्या है? यहाँ 3 अलग अलग तरह के लोग अलग अलग ज्ञान लेकर पहुंचे थे, अलग अलग जगहों से आए थे। मटका इसीलिए जो हम पॉटरी से किसी चीज को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाई पॉटरी? बिकॉज दिस, ये शो करता है कि उसका स्प्रेड कितना था, उसको मानने वाले, फॉलो करने वाले लोग कहाँ कहाँ फैले हुए थे। देन अगली चीज, उज्जैन के अंदर भी हमें रेड वेयर मिलता है और ब्लैक स्लिप वेयर मिलता है, लेकिन ब्लैक एंड रेड वेयर नहीं मिलता। तो उज्जैन का कल्चर वहां खत्म हो रहा है, तो कोई दूसरा कल्चर वहां आके मिंगल हो रहा है। तो ये क्या बन गया? निगम। ऐसा इलाका जहाँ बहुत सारे लोग आके बस रहे थे, जहां आप देख कर गए थे कि यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है, दैट वाज द केस। अगला, विलेज के जो टाइप होते थे, बेसिकली विनय पिटका, इसमें 3 तरह के गांवों के बारे में बताया गया है। पहला, इसका जो हेड होता था उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, या तो वो ग्राम भोजका था, ग्रामीणी था, या ग्रामका था। सबर्बन क्राफ्ट विलेज, मैंने आपको क्या बात करी थी कि बर्तन बाजार है पास में, राजवाड़ा के अंदर नहीं, लगा हुआ है। कपड़ा बाजार है, लगा हुआ है, ये एरिया। फिर एक एरिया छावनी, इंदौर के अंदर। क्या मतलब क्या हुआ छावनी का? छावनी में सैनिक छावनी दिखती है क्या? नहीं। फिर इंदौर के अंदर एक और है सदर बाजार। सदर बाजार भी वही है, वहां पे भी गैरिजन हुआ करता था किसी समय में। वहां दिखती है क्या? नहीं, किसी समय था, किसी समय। तो जो सबर्बन क्राफ्ट विलेज हुआ करते थे, उसके अंदर आपको कारपेंटर चाहिए, लकड़ी का काम करने वाला, उसको कहते थे वद्धकी ग्रामा, वद्धकी ग्रामा। फिर रीड मेकर, जो सरकंडे का काम करते थे, कुछ और चीजें बनाया करते थे, नलकारा ग्रामा, नमक बनाने वाले लोग भी हुआ करते थे। नमक की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, नमक इंपोर्ट भी होता था। तब हमारे पास इतना वो नहीं था, गांधी जी ने डांडी यात्रा नहीं करी थी, तो नमक
नमक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और सारे राजाओं ने लपक के कमाया है नमक पे। तो मॉडर्न टाइम के अंदर नमक जहाँ बनता था उसे लोनकारा ग्रामा बोलते थे। इसी तरह से रथकारा होता था जहाँ रथ बनाए जाते थे। इसी तरह से अलग अलग नाम थे। ये कुछ नाम है जो मुझे एक सोर्स से मिले थे तो मैंने डाल दिए। अगला कोई और नाम किसी और सोर्स से आ जाएगा, इसीलिए एंशिएंट के अंदर ये पकड़े उन्होंने कहा कि भैया 100% नहीं है। फिर क्या हुआ, आपका गांव गया तो फिर जंगल आ जाएगा। अब जंगल आ गया तो जंगल में कौन रहेगा? याद कीजिए कि बीमारी फैली थी, अंग्रेज सरकार ने उन गांवों के अंदर सहायता पहुंचाई अकाल के अंदर। तो पड़ोस में कौन सी कम्युनिटी ट्राइब रहती थी? पीवीटीजी। कौन सी? उन्होंने ये समझा कि ये हमारे लिए नहीं है, और गांव वालों ने समझा कि ये, उनको याद ही नहीं कि पड़ोस में कोई रहता है। कंसेप्ट आ गया, वहीं रह रहे हैं, कोई कनेक्शन। तो वो गांव के बॉर्डर एरियाज में थे, वो फॉरेस्ट विलेजेस कहलाते थे। उनका इंपॉर्टेंस, उनका सिग्निफिकेंस क्या था? दे यूज्ड टू ट्रांजैक्ट विद दोज पीपल जो जंगल से आते थे, शहद लेकर आए, टिम्बर लेकर आए। जो जंगल आपूर्ति कर रहा है वो वहां से ट्रांजैक्शन पॉइंट बनाते थे। तो वो कलेक्शन का पॉइंट होता था। वो कलेक्ट करके कहाँ पहुंचेंगे? रास्ते में किसी ने लूट लिया तो क्षत्रिय, तो फिर वो बचाने के लिए बैठे। देन अगला चीज था, कुछ गांवों को ब्राह्मण्स को दिया जाता था, उसका नाम होता था ब्राह्मण देया। और कुछ इलाकों के अंदर अब आप पहुंचे, आपने बोला कि भाई साहब मैं जो है यहाँ पर एक IT पार्क डालना चाहता हूँ। बोले अच्छा, क्या होगा? बोले अच्छा होगा। बोले अच्छा, बोले जगह चाहिए, ठीक है ये ले लो। आज भी सरकार ये काम कर, जो पहले समय में अगर आप देखेंगे, अब तो SEZ इतना नहीं है। SEZ क्या था? अगर आप सरकार के पास पहुंचो, सीधा एक प्रोजेक्ट बताओ कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आना चाहूँ, सरकार आपको जमीन का इंतजाम करके दे सकती है। वो आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही होता था, आज भी होता है। तो एक समझ गए आप। अब इसी के अंदर जो गांव बने, उस गांव के अंदर जो लोग बुजुर्ग हो गए, उनके पास कुछ ज्ञान होगा। उन्हें कहा जाता था इस समय ग्राम वृद्धास, इंग्लिश में वृद्धा, हिंदी में वृद्ध। ये जो वृद्ध थे, इनका ज्ञान बड़ा खतरनाक होता था, और वो फिर वानप्रस्थ के समय पर दूसरों को ज्ञान दिया करते, और इनसे ज्ञान लेने बड़े बड़े राजा भी आते थे। तो नॉलेज इज व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज मनी, आज भी है। और आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। कनेक्ट कर दिया वहां। अब आपका पर्सपेक्टिव समझ में आ गया। एग्जाम के साथ पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं। अगला पॉइंट पर आइए, घर किस प्रकार के? हमने बात करी सेकंड अर्बनाइजेशन है। जो पुराने समय के मकान हैं वो आज भी किसी इलाके में, दूरअंदाज इलाके के, दूर देश जंगल के अंदर मिल जाएंगे। वह थोड़ी सी लकड़ी लगाई, मिट्टी थापी, ऊपर थैच डाल दिया, आज भी मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि हमने सबको पक्के मकान दे दिए, ऐसा नहीं है। एंड उनकी अपनी खासियत है। ये ईंट के मकान जो है, इनकी अपनी खासियत है। इनसे होने वाली बीमारियां अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, क्लासिफिकेशन। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन थे। इस समय पर नदियों के किनारे सबसे ज्यादा शहर बनना चालू होते हैं। हड़प्पा में भी यही था, बिना पानी जगसून, कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी साइट जो इसका एग्जाम्पल देती है महाजनपद पीरियड का, वो शहर, पुराना शहर था अतरंजी खेड़ा। सबसे बढ़िया एविडेंस वहीं से मिलते हैं। जो सिटीज हुआ करती थी उन्हें कहा जाता था पुरा या पुर। नागपुर, कानपुर, पुरा वहीं से। तो पुरा कौन कौन से होते थे? जो बड़े शहर हुआ करते थे इस समय, जो बड़े बन गए। उज्जैनी बड़ा शहर, वैशाली, कौशला, पाटलिपुत्र, कपिल वत्सु। अब आप बोलोगे सर अपन तो महाजनपद पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र तो मगध में आएगा। वो भी कब आएगा? जब अजातशत्रु आएगा। तो मगध इसी का तो हिस्सा है, वही चीज क्लियर करनी है। फिर अगला था नगर। नगर फोर्टिफाइड विलेज होता था। तो अगर एक पूर्व के आसपास आपने फोर्ट बना दिया, यानी दीवार खड़ा कर दी, काहे के लिए? कौन करता है सुरक्षा? अहमियत किसकी बढ़ गई? कंसेप्ट समझो तो तुमको समझ में आएगा कि उस टाइम की डिमांड क्या थी। जो सिक्योरिटी दे रहा है बंदा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चलेगी, और फिर वो इतनी बढ़ गई तो उसे आप बैलेंस नहीं कर पाए, और फिर वो उसमें बदल गई। अगला था निगम। निगम वो हुआ करता था जिसे हम मार्केट टाउन कहते थे। नगर का एक छोटा शहर हुआ करता था। महानगरा बहुत बड़ा शहर होता था। इसके अंदर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो 6 महानगरों की बात करते हैं। चंपा, कौसाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती,
काशी और साकेत राजधानी कैपिटल हुआ करती थी, जहां राजा रहा करता था। वेस्सा, वेस्सा एक स्पेशल मर्चेंट्स की गली होती थी, जैसे कपड़ा मार्केट, बर्तन बाजार, सराफा, एक गली है उसके अंदर एक चीज मिल रही है। और जो लार्ज हाउसेस होते थे रूलिंग क्लासेस के, रूलर्स के, या जिनके पास पैसा बहुत आता था, बड़े मर्चेंट्स के, ब्राह्मण्स, उनके पास भी अच्छा पैसा आता था, दे वर आल्सो ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अदर थिंग्स आल्सो। लैंडलॉर्ड्स, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लग गई। समझ में आ गया क्यों प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लग गई? क्योंकि आपके उतने लंबे चौड़े टर्म्स हैं, कॉन्टैक्ट है आपके पास। हड़प्पा में अगर आप हम कंपेयर करते हैं कि हड़प्पा क्यों कोलैप्स हुआ, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट है वो है वो। क्या आपने माल तो बना दिया, बेचोगे कहाँ? प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन करना बड़ा आसान काम है, बेचोगे कहाँ? तो MBA मार्केटिंग है आपके पास, बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे बेचेंगे कहाँ? तो अगर नहीं बिकेगा तो अब क्या हो रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, पोर्ट फिर से डेवलप होना चाहिए। इस टाइम पीरियड पर पानी का लेवल बढ़ रहा है। हड़प्पा जिस टाइम पर था उसमें एक नो डाउट बड़ा एक सीवियर अर्थक्वेक कहा जाता है, जिसकी वजह से अर्थ की एक्सिस चेंज हुई थी ड्यूरिंग मिडिल एजेस, मतलब जो ब्रॉन्ज एज है उसके अंदर कोलैप्स हुआ था। उसके बाद में अब हमें ये दिखना चालू हो रहा है कि पीपल आर इंटरेक्टिंग, ट्रेड आना चालू हो रहा है। बीच में फिर कल्चर्स थे, कल्चर कहाँ थे? अपने अपने स्थान पे, उनका अपना यूनिक था। जो सारी बात करी थी हमने, कल कायता कल्चर की हमने बात करी थी, मालवा कल्चर की हमने बात करी थी, वो अपनी जगह पर थे। इस तरह से आगे बढ़ते चालू हो गए। देन जो नॉर्थ इंडिया की दूसरे और शहर थे, जैसे वैशाली, उज्जैनी, कंबोज, कोसल, वाराणसी, पाटलिपुत्रा, ये अभी इतने बड़े नहीं हुए जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने लिखा है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से जो उस किताब ने लिखा है उस समय पर वो सबसे बड़े थे। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि प्राकृत में वो लोग लिख रहे हैं। बाकी फोकस कहाँ जा रहा है? वो दूसरा फोकस दूसरी जगह पे, तो वो सामाजिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमें पता चल रही है हिस्ट्री। इसलिए यहाँ से पाली टेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब जो सोसाइटी थी क्या काम करती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी? तो ग्रेन्स, राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट, मिलेट यानी ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, जौ बोलते हैं ना बार्ले को, ओके। पल्सेस, दालें, चिकपीस यानी चना, मूंग। वेजिटेबल्स में ढेर सारी वेजिटेबल्स थी। फ्रूट्स मिलना चालू हो गए, जिनका एविडेंस है हमारे पास, मैंगोज, बनानास, कटहल, बेरीज। डेयरी के अंदर मक्खन, घी, योगर्ट, दही, दूध। मीट, काउज, बफेलोज, गोट्स, पोल्ट्री कंजम्पशन। पिछली बार भी मैंने ये चीज समझाई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला? ये महाजनपद पीरियड है, एक जैसा कल्चर नहीं है, रीजनल वेरिएशन है। रीजनल यानी स्थान, रिलीजियस वेरिएशन है, धार्मिक सोच के भी वेरिएशंस हैं। तो अलग अलग स्थानों के ऊपर हमें अलग अलग हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि लोग खाते तो थे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोग खाते थे। महाजनपद इंटरमिंगलिंग पीरियड है और पॉलिटिकल आइडेंटिटी का इवोल्यूशन है। इसलिए सिंगल आइडेंटिटी को रखना इस समय पर गलत होगा। हमको आइडेंटिटी समझना है कौन लोग हैं। मेडिसिन मिलती थी, स्वीटनर्स मिलते थे, हनी और जैगरी, गुड़ बनने लग गया। मेडिसिन, हर्ब्स, नीम, तुलसी, जिंजर, टर्मरिक, इसका काम होता था। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इस टाइम पर मिलने लग गए। च्यवनप्राश इस टाइम का है। त्रिफला, आसावा और अरिष्ठा, मिनरल्स का यूज करने लग गए थे ये लोग, जैसे सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, मेटल्स, धातु अलग अलग। देन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स यहाँ इवॉल्व होने चालू होते हैं, जिसके अंदर मसाज, जिसे बोलते हैं अभ्यंगा। डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मा, ये अब इवॉल्व हो रहा है। तो ये बड़ा टाइम पीरियड है जहां ज्ञान अलग अलग जगह पर परिष्कृत हो रहा है। कैसे परिष्कृत हो रहा है? वो ज्ञानी जो मेडिसिन के अंदर चल रहा था, उसने अपना ज्ञान दिया, फिर उसने अपना ज्ञान दिया तो सुश्रुत हो गए, चरक हो गए। इनके गुरु के बारे में मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, लास्ट ही सेशन के अंदर मैंने बात करी थी। तो वो मेडिसिन के ऊपर है। तो गुरु ने ज्ञान दिया तो सडनली ज्ञान बहुत सारा आ गया। नहीं तो बैठे हैं काकरोच लेके कि उसकी एक टांग तोड़ देते तो क्या चलता है, दूसरी टांग तोड़ दी तो क्या चलता है, फिर तीसरी टांग तोड़ दी तो क्या चलता है। फिर जब सारी टांग तोड़ दी तो उन्होंने कंक्लूजन लिखा, जब काकरोच की सारी टांग तोड़ दी जाती तो चल नहीं पाता। या तो वो करोगे या जिसके पास ज्ञान है उससे लोगे। ये कंसेप्ट है जहां आप क्लास क्यों आ रहे हो, ज्ञान तो सब जगह है। आप इसी कंसेप्ट के ऊपर कि इनको एक्सपीरियंस है, फट से डिलीवर होगा और फट से काम आगे होगा, इसकी क्लास आते हैं हम, अदरवाइज कोई आवश्यकता तो है नहीं। अगला सर्जिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होने लग गए। इसके अंदर माइनर सर्जरी हो गई, बोन सेटिंग हो गई, ट्राइबल रेमेडीज मर्ज होना चालू होती हैं। तो चौथा वेद है, फिर उपवेद हैं, कैसे आए।
एसोसिएशन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब आपको ये समझना है कि एसोसिएशन कैसे बन रहा है। तो नया नॉलेज आ रहा है, उसको कहाँ रखेंगे? तो क्लासिफिकेशन हो गई, बोले इस पूरे ज्ञान का इतना हिस्सा। धर्म जो लेकर चल रहे थे, अब आसपास दूसरी चीजें हो रही हैं। अब ये लग रहा है कि बोले यार हमारे इंद्र बाबा वो काम नहीं कर रहे जो इनके कर रहे हैं, या हमारी टक्कर ले रहे हैं। इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चरल थॉट। तो कर्म कांड से कहाँ शिफ्ट हो गए? ज्ञान कांड पे। अब ज्ञान की बात हो रही है तो आर्यनकास जंगलों में बैठे हो और उपनिषद ये यहाँ डेवलप होना चालू हो रहा है ओरिजिनल ब्राह्मणिकल थॉट के अंदर, क्योंकि सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई है। सोसाइटी आपको लोकली इनपुट दे रही है, अब दृष्टा कोई नहीं हो रहा, अब नहीं आ रहे ऊपर से कि दृष्टा है। अब क्या हो रहा है? अब हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो जब हम स्वयं लिखने लग जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। तो वो चीज जो ईश्वर की तरफ से आई हुई थी, जहां उसका महत्व था, अब उसको डिक्लाइन करना चालू कर दिया। सो जब तक कि आपका पुश और पुल बराबर नहीं होगा तब तक कि वो चीज चेंज में नहीं आएगी। अगर हम किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी जगह पर हैं, अगर हम नौकरी करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं? बदलाव क्यों चाहिए? अगली चीज, कपड़े क्या पहनते थे? तो जीन्स, टी शर्ट। अपर गारमेंट होता था, जो ऊपरी कपड़ा होता था उसे उत्तरीय बोलते थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता था। उत्तरीय एक नाम है, अंगवस्त्रम एक नाम है। जनरली एक लंबा कपड़ा होता था जिसे शोल्डर्स के ऊपर अपर बॉडी पे लपेट लिया जाता था। एक होता था लोअर गारमेंट, या अंतरिया बोलते थे, लोअर धोती बोलते थे, वेष्टी भी बोलते थे। सिंपल तो दो कपड़े, सिंपल ये नॉर्मल है। अरे राजा पैसा ज्यादा है तो 4 लोगों को बिठाएगा, मेरे को ऐसा कपड़ा चाहिए, इस रंग का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, राजा अपने शौक भी पूरे करेगा। वाली चीज। हेड गियर होता था, टर्बन, हेड बैंड्स होता था। हेड बैंड यानी एक पट्टा, अगर आप मॉडर्न राजाओं को देखेंगे तो एक पट्टा बंधा हुआ है, ऊपर जूड़ा भी बंधा हुआ है, पुरुष महिला सब। सो उसको पगड़ी या बोलते थे, जनरली काय के बचाने के लिए, गर्मी से, कपड़े को कैरी करने के लिए, बहुत सारी चीजें। फुटवेयर होता था, लेकिन जो लोग बड़े होते थे उन्हीं के पास पॉसिबल था, क्योंकि उसको काम करने वाले लोग उतने नहीं थे। कौन बनाता था? काय का बनता था? नाइकी का जूता था कि आदिदास का था, पुमा का था, फिर लखानी, बाटा, चमड़े का, लकड़ी की खड़ाऊ। जो लोग चमड़ा नहीं पहनेंगे वो खड़ाऊ पहनेंगे, तो खड़ाऊ कारपेंटर बनाएगा। चमड़े का कार कौन करेगा? जो चमड़े का काम करता है। तो वो कहाँ से आएगा? तो ये कम्युनिटी वाइज काम होने चालू हो गए थे। महिलाओं में एक कपड़ा जो जिसे मॉडर्न साड़ी कहते हैं, इसका इवोल्यूशन हो चुका था। लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ होता था जिसको एक तरफ से बांध दिया जाता था। मॉडर्न साड़ी नहीं है। मॉडर्न साड़ी तो मॉडर्न टाइम का है। पुरानी जो साड़ी होती है वो एक सिंपल कपड़ा होता था जो किसी तरह से अपने आप को लपेट लिया। अगर आप पुराने ट्राइब्स को देखेंगे तो दे स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ सेंस। हालांकि अब वो हमें नहीं मिलता, बहुत तेजी से चेंज हो गया कल्चर। कुछ समय पहले तक आपको देखने को मिल सकता था सिंगल कपड़े से अपन लपेटे हुए अपने आप को। दैट इज द पर्सपेक्टिव। कुछ महिलाएं एक ब्लाउज भी पहना करती थी, इसे राविका कहते थे, RAVIKA, और उसके ऊपर फिर एक कपड़ा डाल दिया, साड़ी डाल दी। नेकलेसेस हुआ करते थे, इसे कंठहार या हार बोला जाता था। इयररिंग्स होते थे जिसे कर्णफूल या झुमका मॉडर्न में। नोज रिंग पे बड़ा कंफ्लिक्ट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। UPSC का सवाल है कि नथ कब मिली। तो जनरल ट्रेडिशन ये कहता है कि नथ मुगलों के साथ आई। ठीक है, जनरल ट्रेडिशन में मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है इस बार, दैट इज मुगल इन्फ्लुएंस। लेकिन जो 1st to 8th सेंचुरी BC में हमें आयुर्वेदिक टेक्स्ट मिलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर किसी की नाक छेद दी जाती है तो उससे फायदे होते हैं। तो लेफ्ट वाली नाक कौन छेदेगा, राइट वाली नाक कौन छेदेगा, इसके ऊपर भी रिसर्च है। तो नॉर्थ इंडिया में एक तरफ की नाक छिदती है, साउथ इंडिया में दूसरी तरफ की नाक छिदती है। अब इसके अंदर जो साइंस है, मेडिकल जो सिग्निफिकेंस है, अब सुश्रुत संहिता कब लिखी? अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम। और पहले चले जाए फिरोज शाह तुगलक, और पहले चले जाए अलाउद्दीन खिलजी, और पहले चले जाए, बहुत पुरानी है सुश्रुत संहिता। वो कहती है कि नोज पियर्सिंग के जो फायदे हैं उससे महिलाओं के मेंस्ट्रुअल पेन खत्म हो जाते हैं और चाइल्ड बर्थ आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक प्रेशर पॉइंट है जो स्टिमुलेट होता है। साइंस सोचो कहाँ पहुंच गया।
तो ये कहाँ मिल रहा है? सुश्रुत संहिता में। लेकिन इसकी मेडिकल वैल्यू के कॉमन फैशन में हो सकता है बाद में आए, एज अ फैशन बाद में आए, एज अ इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव अब आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार पढ़ाई हुई है ये चीज, तो ये पर्सपेक्टिव है हमारा। अगला हमारे पास ब्रेसलेट्स होते थे, बैंगल्स होते थे, कंगना या चूड़ी या चूड़ा, एंकलेट्स होते थे, पायल या नुपुर, रिंग्स होते थे, बाजूबंद होते थे। यानी आप जो ज्वेलरी समझना चाह रहे हो सारी ज्वेलरी मिलती थी, और महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते थे, दोनों पहना करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला पहनेगी। बालों में लगाए जाने वाले ऑर्नामेंट्स थे, हेयर पिन्स, हेयर बैंड्स, हेयर क्लास्प्स, हेयर स्टाइल्स अलग अलग होती थी। ज्वेलरी कौन बनाएगा? ज्वेलरी कौन बनाएगा? ज्वेलर्स। तो ज्वेलर्स के भी गांव होंगे। तो विदिशा के बारे में कहा जाता है कि सांची के जो तोरण बने थे उनमें हो सकता है कि जो विदिशा के ज्वेलर्स थे उन्होंने बनाए थे। तो विदिशा में एक गांव ज्वेलरी का हो गया। तो विदिशा उस टाइम पर एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस रखता था कि यहाँ की ज्वेलरी अच्छी होगी। किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी होती तो अच्छी का मतलब क्या होगा? उसके पीछे उसका ज्ञान है। असल शिफ्ट आपका सब्जेक्ट के अंदर एंशियंट टाइम पीरियड के नॉलेज को हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि रूडिमेंट्री तौर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत नीचा मानने लगे, मानते हैं। हिंदुस्तानी अपने आप को कम मानता है, कारण बड़ा सिंपल है कि हर दूसरे को अपने यहीं पर ही नीचा मानता है। तो आप क्या हो जाते हो? नहीं वो वाला क्या, अपना ज्ञान तो देखो पहले कि हमारे पास कौन सा ज्ञान था। दिस इज इंडिया कलेक्टिव तौर पर एक मानसिकता को ऊपर उठाने की कोशिश है कि कम से कम लाख सवा लाख लोग तो पढ़ेंगे। एंशियंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, यहाँ ये नहीं बोला एंशियंट सनातन ट्रेडिशन, एंशियंट शैव ट्रेडिशन, इट्स अ कलेक्टिव ट्रेडिशन। कलेक्शन है, संयुक्त तौर के ऊपर है, और इसको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारा ट्रेडिशन है। आप कोई सी भी जाति के हो, कोई से भी धर्म के हो, कोई सी भी भाषा के हो, इंडियन कल्चर बिलोंग्स टू ईच एंड एवरीवन एज अ कॉमन पॉइंट। तो उसको समझना, उसको सीखना, ये आपका ट्रेंड है AIKT का। कहाँ से बनती है, कहाँ से बनती है? अच्छा, सवा घंटा हो गया है भाषण देते हुए। ओके, मटेरियल बहुत सारा था। कॉटन, वूल, ये तो हम पहले भी देख चुके थे, कॉटन बाद में देखा था, वूल हमने, लेदर हमने, कॉटन। अब आ जाता है सिल्क, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बीड्स और अलग अलग शेल्स। देन एक और चीज, इनकी स्टाइल रीजनल होती थी। रीजनल का अर्थ क्या हुआ कि महाराष्ट्र की साइड का ये है, कर्नाटका की साइड का ये है, तमिलनाडु की साइड का ये है। तो उस टाइम पर भी रीजनल वेरिएशन था, जो आज भी रीजनल वेरिएशन है। सो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, और उस डाइवर्सिटी के ऊपर फिर कैसे राज किया गया वो समझना है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट दिए गए हैं। नाम दे दिया है, ये नहीं बताया कि नाम देने के बाद काम क्या करना है। ओके, बाल कैसे बनाते थे? जनरली पुरुष जो है वो छोटे बाल रखते थे, या टॉप नॉट बांधते थे, जूड़ा, या शेव्ड हेड रखते थे, बाल पूरे मुंडे हुए और छोटी चोटी छुटी हुई है। ब्रेड्स में महिला, यानी महिलाएं चोटी बांधती थी या बन बांधती थी, जूड़ा। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर महिलाओं की डिस्टिंक्ट स्टाइल बताइए। एक वो जो बाल गूंदती थी, चोटी बांधती थी, एक वो जो पूरे बाल मूंड देती थी। दो स्टाइलें हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ओके, शैलभंजी का बड़ा नाम है, एक बहुत पुरानी मूर्ति है शैलभंजी का, सांची से मिली है। ये उस टाइम की हेयर स्टाइल को बताती है, जैसे फैन शेप, पंखे की आकृति का। फिर सातवाहन पीरियड के अंदर जब हमें मूर्तियां मिलती हैं तो उसमें बाल पुरुषों के छोटे थे और पुरुषों के बाल कर्ली हैं, और महिलाओं को जो इस टाइम पर डिपिक्ट किया है उनका जूड़ा है, और इनके अंदर फूल लगाए जाते थे, ज्वेल्स लगाए जाते थे, सोने की हेयर पिन होती थी, कोम्स आ चुके थे, टर्बन, हेडबैंड था। कहाँ से टीपा है मैंने? ये A.L. बाशम की किताब है, A.L. बाशम की किताब है, उसमें से मैंने ये आपको निकाल के दिया है, द वंडर दैट वॉज इंडिया। ये मैंने सब में सोर्सेज डाल दिए क्योंकि ये 2 मार्कर के अंदर तुम्हें सोर्स काम है, अकॉर्डिंग टू बाशम। एंटरटेनमेंट क्या था? डांस। आए हाय रे, ये कल्चर है।
यहाँ से इंडियन कल्चर शुरू होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। पहले AIKT था, अब मैं आ गया हूँ इंडियन कल्चर पर कि फोकस कहाँ है। राजा का नाम अपने आप से पूछा जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनती है कि किसका कहाँ से क्या होता है। तो परफॉर्मेंस आर्ट होते थे, नट कहलाते थे डांसर्स, और सूत्रधार होता था डायरेक्टर। गेम्स होते थे जैसे चौसर स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी, यानी आप गांव के अंदर चौराहे पर खड़े हो गए, कहानी सुना रहे, पैसे लेके चले गए, उन्हें कथाकार कहते थे या सुता कहते थे, ये कहानियां कहते थे, लेजेंड्स बताते थे। पब्लिक फेस्टिवल्स हुआ करते थे, उसके अंदर भी ये सारे लोग आते थे कि बोले यार खूब सारे लोग आएंगे, अपन कुछ दिखाएंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा। डांसेस का जो रेफरेंस हमारे पास है, इसके अंदर एक मैंने किताब का रेफरेंस किया है, राम शंकर त्रिपाठी जी की लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल पीरियड की ही ऊपर लिखी हुई है उनकी। इसमें एक नाम मिलता है मुझे चरी डांस या चारी डांस, ये फेस्टिवल्स के ऊपर हुआ करता था। एक और था जो गांधर्व डांस था। ये जो गांधर्व डांस है ये पैसे वाले लोग करवाते थे और इट वाज आर्टिस्टिक, वो स्पेशल लोग करने आते थे। तो जैसे प्रोमिनेंट, तो कहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है किसी भी चीज का। तो ये गांधर्व डांस हुआ करता था। इस टाइम पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मिलते हैं उसमें वीणा, मृदंग मेन है, वीणा और मृदंग। थिएटर हुआ करता था यक्षगान। तो ये थिएटर होता था जिसमें डांस, म्यूजिक और डायलॉग सब एक साथ होता था। तो हमारा जो फोक थिएटर है उसमें भी डांस है, उसमें भी सॉन्ग है, उसमें भी म्यूजिक है, उसमें भी डायलॉग है। तो ये एंशिएंट ट्रेडिशंस चला आ रहा है। और जनरली ये माइथोलॉजी के ऊपर और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स के ऊपर होता था। पपेट्री हुआ करती थी, डाइस गेम्स हुआ करते थे, आर्चरी एक कॉमन स्पोर्ट हुआ करता था, तीरंदाजी, चैरियट रेसिंग हुआ करता था। म्यूजिक एंड डांस का कलेक्टिव फॉर्म है संगीत, संगत के साथ संगीत। एक और डांस लिखिएगा चतुरंगा या चारणा, चतुरंगा चारणा, इसको करने वाले को कहते थे गणिका। गणिका इज द परफॉर्मर, डांसर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, मृदंग और शंख बजाया जाता था। अब ये कहाँ से रेफरेंस में निकाला है? संगीत रत्नकारा, ये सारंगदेव की है, 13th सेंचुरी की किताब है, उसके अंदर ये एविडेंसेस है। एनिमल फाइट्स होती थी, गेम्स होते थे, जैसे मुर्गा लड़ा रहे हैं, भेड़ लड़ा रहे हैं। गेम्स चतुरंगा या चौसर, चतुरंगा चेस जैसा है, चौसर दूसरे तरह का गेम है। गैम्बलिंग होती थी, अगर पासे से खेलते थे तो उसे अक्ष बोलते थे और ये कॉमन था। याद कीजिए मैंने आपको सभा समिति बताया, तो उसके अंदर बताया था कि सभा के अंदर तो गैम्बलिंग हाउसेस होते थे, उसको बाद में इस समय पर बोला जाता था समहवाया। ये भी भाषण की किताब में। पोएट्री हुआ करती थी, तो कुछ लोग इकट्ठा होते थे, गोष्ठी कहलाती थी वो, या समाज कहलाता था या समझ कहलाता था, जो भी इंग्लिश में है वो SAMAJ। रॉयल कोर्ट्स के अंदर होते थे। इस टाइम पर किताबें लिखी जानी चालू हो गई, जिसमें बहुत अच्छी किताबें हैं। एक किताब का नाम मैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ, अश्वघोष की बुद्ध चरिता। ठीक है, यहाँ पर भी रेफरेंसेस हैं हमारे पास। देन ड्रामा और थिएटर होता था। जनरली रामायण महाभारत की स्टोरीज को प्ले किया जाता था। मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने लिखी है, इसका प्ले भी किया जाता था। तो जो प्ले लिखा जाता था वो राजाओं के कोर्ट में प्ले किया जाता था। और इसका एक जो सोर्स मैंने निकाला है, ये MM घोष की किताब से लिया है। घोष साहब की किताब है जो ड्रामा के ऊपर ही है, संस्कृत ड्रामा के ऊपर। वत्स उद्याना, ये फाइन आर्ट्स के मास्टर थे। तो आज हम यहाँ रोकें क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे करीब हो गया सेशन। कल उसको कंटिन्यू करेंगे, तो बना लेते हैं। इसके अंदर क्या काम करना है एक्स्ट्रा, जो आप लोगों की जो वीडियो आती है वो वीडियो इससे अलग होती है। वो एक्सटेंडेड वर्जन वाली जो वीडियो होती है उसके अंदर ये क्लास की टिप्स शामिल होती है, तो 2 वीडियो एडिट होती हैं। आप किताबें उठाएंगे, इसका रिवीजन लगातार करेंगे, एक सोर्स पे नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने बोला कि ये जीन्स पहनते थे तो आप जीन्स शब्द लिख लेंगे कपड़े के आगे। आपको लगा ये पियानो बजाते थे तो पियानो लिख लेंगे। आपको बोला पूंगी बजाते थे तो पूंगी लिख लेंगे। बोले पतंग उड़ाते थे पतंग लिख लेंगे। तो जहाँ जो नाम मिलता है वो नाम आपको डालना है, क्योंकि ये लोग है ना गड्ढा खोद के नाम निकाल के मारते हैं और नाम एक जगह पे नहीं मिलते। ये समस्या है।
तो आपका काम क्या है, अपने नोट्स को इवॉल्व करें। मैं जिस लेवल पे लेकर आया हूँ ये पिछले महाजनपद के नोट से बहुत भयंकर एडवांस है, और उसका कारण सिर्फ यही था कि ये AIKT का मेन पार्ट है। ये वो समय है महाजनपद का, मौर्यन पीरियड, जिस समय पर हमारे कौन सी किताबें लिखी जा रही है, आर्यनकास, उपनिषद, बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, और इनके बाद फिर बाकी की चीजें चालू होंगी जिसे हम स्मृति कहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट, मनुस्मृति पुरानी। तो ये कंसेप्ट आपका, ये आपका होमवर्क होगा, और हो जाए कुछ मिल जाए तो मुझे भेजते रहना। मतलब भेज तो देते हो, मैं काम करने बैठूंगा तब फिर ढूंढता हूँ उसको कि कहाँ भेजा था क्या नहीं भेजा था। चलो बाय बाय।